हम डेंगू जो है, सर्दियों का मौसम आ गया है, मक्खियाँ खत्म हो गई और मच्छर आ गए हैं। बिल्कुल जी। तो आप बताएं कि डेंगू मुझे तो हो चुका है। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि डेंगू किस वजह से होता है। अच्छा, बेसिकली डेंगू जो है एक खास किस्म के वायरस से होता है और इस वायरस की भी 4 अक़साम होती हैं। तो ये बेसिकली एक वायरस भी 4 किस्म का होता है। तो और ये मच्छर के काटने से फैलता है। तो ज़ाहिर है अब मच्छर आ गए हैं, तो जब मच्छर काटेगा और ऐसा मच्छर जो डेंगू किसी और मरीज से लेकर आया है और वो किसी भी नॉर्मल इंसान को काटेगा, तो ये वायरस उसकी बॉडी में ट्रांसमिट होगा और उसके साथ उस नॉर्मल इंसान को भी फिर डेंगू हो सकता है। राइट। अच्छा, कोई डिफरेंट किस्म के डेंगू के फीवर्स होते हैं वैसे? देखिए, डेंगू का फीवर तो बेसिकली जैसे मैंने अभी बताया कि वायरस की ही 4 अक़साम हैं जी। लेकिन सिम्टम्स जो हैं वो सारे जो चारों के चारों वायरस, कोई भी वायरस आपकी बॉडी में आए, लेकिन सिम्टम्स जो हैं वो एक ही होते हैं। सिम्टम्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो लेकिन ये है कि हाँ, डेंगू जो है वो सीवियर फॉर्म में भी हो सकता है। तो ज़्यादातर लोगों में जो इलनेस होती है वो माइल्ड फॉर्म की इलनेस होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसमें ये डेंगू जो है खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है और उसमें सीवियर फॉर्म का हो सकता है और फिर उसमें हॉस्पिटलाइजेशन और मजीद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। पहले जो मुझे डेंगू हो चुका है, तो मुझे इनिशियली जब डायग्नोस हुआ था कि आपको डेंगू है, मुझे एक नॉर्मल बुखार हुआ था जो कि आई थॉट कि इट्स फाइन। और मुझे उस वक्त, ये आज से इतने अरसे पहले हुआ था कि मुझे पता नहीं था कि कितना ज़्यादा बुरा हो सकता है। बिल्कुल। तो पहले जो सिम्टम्स होते हैं बुखार के अलावा और कुछ होते हैं? अच्छा, देखिए, ये बुखार जब शुरू होता है तो हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा दूसरे फीवर्स के साथ। लेकिन जो डेंगू की खास बात है, तो डेंगू में जो बॉडी पेन्स होते हैं, डेंगू का दूसरा नाम होता है ब्रेक बोन फीवर, यानी इतना सीवियर पेन होता है आपकी बॉडी में, जैसे लगता है किसी ने आपकी हड्डियां तोड़ दी हैं। ठीक है। तो डेंगू के साथ बहुत सारी फीवर के साथ बहुत सारी अलामतें हो सकती हैं, जैसे पेन बहुत सीवियर होता है, हेडेक, सर में दर्द, बहुत शदीद सर में दर्द हो सकता है, खास तौर पे आंख के जो पिछले हिस्से पे पेरी ऑर्बिटल पेन जिसको हम कहते हैं, वो बहुत सीवियर होता है। इसके अलावा जनरलाइज बॉडी एक कि आपको लगता है आपकी सारी हड्डियां किसी ने तोड़ दी हैं, मसल पेन एंड बोन पेन दोनों, वो भी बहुत सीवियर होते हैं इसके साथ। इसके अलावा मतली, किसी को उल्टी भी हो सकती है, लेकिन मतली जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। लिथार्जी, आपको थकन का एहसास बहुत ज़्यादा रहता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो डेंगू की अलामतें, और ये अलामतें, कुछ इसमें अलामतें ऐसी हैं जो हर किस्म के फीवर में इसी तरह से अलामतें बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम बहुत ज़्यादा एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये डेंगू का फीवर है या कोई और फीवर है। अच्छा, हमारे पास कॉलर हैं कराची से, उनका सवाल है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह शुक्र है। जी प्लीज अपना सवाल पूछिए। मैडम, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। डेंगू क्या अलामत है उसकी? जी जी पूछिए। वो जानना चाह रहे हैं कि डेंगू की क्या क्या अलामत? मैं डायबिटीज के पेशेंट भी हूँ। आप डेंगू की अलामतें और मालूम कहते हैं मुझे तो बुखार आ रहा है, बहुत ज्यादा बुखार, दर्द हो रहा है, टांग में बहुत तकलीफ। अच्छा, बुखार आ रहा है, टांगों में तकलीफ है, और वो डायबिटीज के पेशेंट। जी। अच्छा जी, जैसे मैंने अभी बताया कि डेंगू की अलामतों में फीवर के साथ जो है वो बॉडी पेन्स हो सकते हैं, हेडेक्स हो सकते हैं, आंखों के पिछले हिस्से पे दर्द हो सकता है, नौजिया, वॉमिटिंग हो सकता है। लेकिन डेंगू का फीवर कंफर्म उस वक्त होगा जब आप कुछ टेस्ट करवाएंगे। बगैर टेस्ट के हम नहीं कह सकते कि ये बुखार डेंगू की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से हो रहा है। और ख़ास तौर पे आजकल हम जैसे देख रहे हैं जो कोविड-19 कोरोना जो चल रहा है, तो उसकी अलामतों में भी बुखार जो है वो कॉमन है। तो जब तक हम कुछ बेसिक टेस्ट नहीं करवाएंगे, हम नहीं कह सकते कि आपको ये बुखार डेंगू की वजह से है या किसी और वजह से हो रहा है। तो कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए डेंगू के लिए? अच्छा, सबसे इनिशियली जब हम, अगर हमारा सस्पिशन डेंगू का होता है या कोई भी फीवर के साथ जब पेशेंट आता है, तो जो पहला टेस्ट हमारा होता है वो सीबीसी का टेस्ट होता है। तो वो जो सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट है, उसमें कुछ सेल्स लाइन है जो डिफरेंट फीवर में डिफरेंट तरह से कुछ बढ़ जाती हैं, कुछ कम हो जाती है। तो सीबीसी में हमें कुछ शुबा मिल जाता है डेंगू के हवाले से भी, या अगर जैसे हमारे पास टाइफाइड का बुखार है, वो सारा साल ही रहता है, ठीक है, तो हमें वो सीबीसी जो है वो बहुत ज़्यादा क्लू देता है कि हमें ये बुखार किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है।
और उस सीबीसी के टेस्ट के साथ जो हमें क्लू मिलते हैं तो हम फर्दर टेस्टिंग जो है उसके हिसाब से करवाते हैं। जैसे अगर हमें सीबीसी में क्लू मिल रहा होता है कि ये बुखार डेंगू का लग रहा है, क्योंकि जब डेंगू का बुखार हो तो सीबीसी में जो प्लेटलेट काउंट होते हैं वो थोड़े लोअर साइड पे होते हैं। इसके अलावा जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स काउंट होते हैं वो भी थोड़ा सा नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तो अगर हमें कुछ क्लू सीबीसी से मिलता है कि ये बुखार डेंगू का है तो हम डेंगू का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो करवाते हैं। और डेंगू का जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो भी डिफरेंट टेस्ट होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द टाइम कि आपको बुखार हुए कितने दिन हुए हैं। तो अगर आप शुरू के फर्स्ट वीक में टेस्ट करवाते हैं तो हम उसमें एंटीजन टेस्टिंग करते हैं, और अगर एक वीक के बाद कोई पेशेंट हमारे पास आता है और हमें कंफर्म करना हो कि ये डेंगू है तो उसके टेस्ट फिर डिफरेंट होते हैं, फिर हम सीरोलॉजी करवाते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी पेशेंट आप लोगों के पास आता है, इज इट बेटर कि वो ईआर में जाए जहाँ पे खट 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 सारे टेस्ट हो जाएं और एक ही दफ़ा पता चल जाए, या अगर बिकॉज क्लिनिक के अंदर जाएंगे आप एक टेस्ट लिखेंगी वो जाके कराएंगे फिर वापस बैक एंड फोर्थ, तो बेहतर क्या है किसी मरीज? अच्छा देखिए, बेसिकली डिपेंड करता है पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन के ऊपर। ईआर इज मेंट फॉर पेशेंट ऐसे मरीज जो बहुत ही ज़्यादा सिक हों, जो घर पे मैनेज ना हो सकते हों, तो हमें ईआर बेसिकली देखें, अगर हम ईआर एक नॉर्मल पेशेंट के साथ फुल कर लेंगे तो हमारे जो ऐसे पेशेंट है जिनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो सारे बेड वहीं पे, और अक्सर ऐसा होता है जब कोई इस तरह की वबा चल रही होती है तो सारे बेड ऑक्यूपाई होते हैं, और कोई हार्ट अटैक के साथ पेशेंट आ रहा है, कोई स्ट्रोक के साथ पेशेंट आ रहा है, जिसको की नीड है वहाँ बेड की, उसको वो बेड नहीं मिल रहा होता। तो बेसिकली ऐसे पेशेंट जो आउट पेशेंट मैनेज हो जाते हैं तो उनको ईआर जाने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर होता है कि वो अपने फिजिशियन के क्लिनिक में ही आके पहले दिखाएं। और ठीक है, टेस्ट करवा के और फिर दोबारा आना पड़ेगा, लेकिन टेस्ट करवा के आप, अगर आपकी कंडीशन स्टेबल है तो आप टेस्ट करवा के सेकेंड डे या उसके बाद वाले दिन फॉलो कर सकते हैं। मीनवाइल जो ट्रीटमेंट होगी वो आपको एडवाइस कर दी जाएगी। एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए डेंगू के अंदर या नहीं? देखिए, अगर बुखार डेंगू की वजह से, तो हमने कहा कि डेंगू एक वायरस की वजह से हो रहा है, और एंटीबायोटिक जैसे नाम से पता है कि वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है, वायरस के अगेंस्ट में काम नहीं करता। तो एंटीबायोटिक देना का कोई फ़ायदा नहीं है, वो एक यूजलेस, हम एक एक्स्ट्रा मेडिसिन अपने पेशेंट को दे रहे हैं। और वैसे तो एंटीवायरल्स भी आती हैं जो वायरस के अगेंस्ट में काम करती हैं, लेकिन डेंगू की कोई वायरल मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो सिवाय सिंपल मेडिसिन के हमें कोई एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है डेंगू के बुखार में। सिंपल मेडिकेशंस में क्या क्या दवाइयाँ खानी चाहिए? सिंपल मेडिकेशन में जो हम बात करें कि इसकी सबसे आम अलामत जो है वो फीवर, बुखार होता है या जिस्म में दर्द होता है, तो उसके लिए सिंपल पैरासीटामोल जो है वो सबसे बेहतरीन दवा है, जो हर 6-6 घंटे में, अगर कोई मरीज अडल्ट है तो वो 2-2 टैबलेट हर 6-6 घंटे में ले सकता है। इसके अलावा अक्सर होता ये है कि पेन क्योंकि बहुत शदीद होता है, जैसे हमने शुरू में कहा था ये ब्रेक बोन फीवर है कि आपकी हड्डियां टूट रही हैं, तो लोग समझते हैं कि पैरासीटामोल से इतना अच्छा रिलीफ नहीं मिल रहा, आराम नहीं आ रहा, तो वो पेन किलर जो दूसरे किस्म की हैं, बहुत सारी अवेलेबल हैं जो घरों में भी मौजूद होती हैं या फार्मेसी से जाके ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, या सिंपल एस्प्रिन या डिस्प्रिन की गोलियां ले लेते हैं। तो पेन किलर पैरासीटामोल के अलावा जितनी भी दवाइयां हैं वो सारी नुकसानदेह हैं इस तरह से, क्योंकि डेंगू में जो प्लेटलेट काउंट है वो कम हो जाता है, जिससे ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम पैरासीटामोल के अलावा दूसरी पेन किलर जैसे आइबुप्रोफेन है या डाइक्लोफेनिक है, इस तरह की, या एस्प्रिन वगैरह लेते हैं, तो इससे प्लेटलेट काउंट मजीद कम हो सकता है और ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो सिर्फ बेहतर ये है कि डेंगू के बुखार में आप सिर्फ पैरासीटामोल लें, इसके अलावा कोई दवा ना लें फीवर और उसके लिए। इसके अलावा जो मतली होती है, उल्टी होती है, उसके लिए आम उल्टी की दवाएं आती हैं, जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे, तो आप वो दवाएं भी मतली उल्टी के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा कोई और मेडिसिन, एंटीबायोटिक या एंटीवायरल, डेंगू के फीवर में जल्दी क्योर करने में हेल्प नहीं करती। वायरल इलनेस अपने टाइम पर आती है, इसकी जो सिम्टम्स हैं वो 2 से 7 दिन तक रह सकते हैं, तो फीवर जो है 2 से 7 दिन तक रह सकता है और ये खुद से रिजॉल्व हो जाता है। इसके लिए कोई मेडिसिन ऐसी नहीं जो आपको स्पीडी रिकवरी की तरफ ले जाए। अच्छा, बहुत से लोग पपाया लीव्स इस्तेमाल करते हैं। Oh God. और बहुत से लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं कि प्लीज अगर घर पे कोई बीमार हो जिसको डेंगू हो जाए तो फिर लोगों के फोन आते हैं, बेटा पपाया लीव जरूर, और पपीते के पत्ते आपके घर पे भिजवाए जाते हैं बाकायदगी से, और उनका फिर कोई कोई रस बना रहा होता है और वो पीना एक अजाब इलाही। तो ये करना चाहिए या नहीं? अच्छा देखिए, पपाया लीव्स दुनिया में कुछ मुल्कों में छोटी छोटी स्टडीज हुई हैं जहाँ पे उन्होंने देखा ये कि पपाया लीव्स थोड़ा सा हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग द सिवियरिटी,
लेकिन अभी भी ये एविडेंस सफिशिएंट नहीं है कि हम ये वसूख के साथ कह सकें कि नहीं पपाया लीव ज़रूर हेल्प करेगा। तो कोई कंफर्म अभी तक चीज़ नहीं है। अभी तक दुनिया में छोटी छोटी स्टडीज़ चल रही हैं जहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव एविडेंस मिला है। तो अगर पपाया लीव्स का एज अ मेडिसिन कहीं कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर आप ले रहे हैं उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन फिर वही बात है, बाज़ दफ़ा मतली या उल्टी इतनी होती है कि इस तरह की चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही होती और हम मरीज़ों को ज़बरदस्ती उनसे फीड कर रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हेल्प करती है डेंगू में वो है हमें अपना फ्लूइड इंटेक, पेशेंट का फ्लूइड इंटेक बढ़ाना होता है इन द फॉर्म ऑफ जूसेस, वाटर, ORS, इस तरह की चीज़ें उनको देने की ज़रूरत होती है। तो वो भी एक पपाया लीव्स जो एक्सट्रैक्ट होता है वो जूस के फॉर्म में, तो वो उस जूस में या उस फ्लूइड में तो हेल्प कर रहा होता है। लेकिन एज सच अभी तक कोई एविडेंस नहीं जिससे हम ये कह सकेंगे पपाया लीव्स आर बेनिफिशियल फॉर डेंगू फीवर। ठीक, डॉक्टर साहब टाइम हमारा जो है वो ख़त्म हो गया है। जाने से पहले अगर आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें। अच्छा देखिए, हमने शुरू से बताया था कि ये एक मच्छर के काटने से फैलता है और डेंगू का जो मच्छर है वो सुबह फजर के टाइम पे या शाम में सनसेट से पहले वाला जो टाइम होता है उस टाइम पर वो काटता है। तो ये वाले जो 2 टाइम हैं ये स्पेशली आप जो है मच्छर के काटने से बचें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रात में अपने आप को एक्सपोज करके और मच्छरों से कटवा लें, क्योंकि फिर बाद में दूसरी बीमारियां जैसे मलेरिया है वो आ जाएगी। तो मच्छर के काटने से बचना है, क्योंकि अभी तक डेंगू की कोई वैक्सीन एक अवेलेबल है लेकिन वो अभी तक पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है भी उसका कोई अभी भी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो अभी तक कोई वैक्सीन तो दरियाफ्त नहीं हुई है। तो हम सिर्फ डेंगू से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय प्रिवेंटिंग मॉस्किटो बाइट। और मॉस्किटो बाइट से प्रिवेंशन के लिए जो तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि आप अपने लॉन्ग स्लीव्स क्लोथ्स पहने, आपकी पैंट्स फुल होनी चाहिए, ट्राई टू वेयर शूज़। इसके अलावा लाइट कलर क्लोथ्स पहने और लूज क्लोथ्स होने चाहिए आपके। इसके अलावा रिपेलेंट्स वगैरह जब व्हेन यू मूव आउट तो अप्लाई रिपेलेंट्स वो लगा सकते हैं। मॉस्किटो नेट्स होनी चाहिए घर में, आपकी जो नेट्स वगैरह हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो जो चीज़ें हमें मच्छर के काटने से बचा सकती हैं कोशिश करें कि हम उसका इस्तेमाल करें, और यही एक बचाव है जो हमें डेंगू से बचा सकता है। एक बार जब वायरस आपकी बॉडी में आ गया तो फिर उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, फिर उसने जो नुकसान पहुंचाना है या जो काम करना है वो करके ही निकलेगा। ओके, गुड, थैंक यू।